सौराष्ट्र तमिल संगमम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य गुजरात और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम आज यानी 17 अप्रैल से गुजरात के सोमनाथ में शुरू हो रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 दिन तक चलने वाले इस संगमम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहे। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गुजरात और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, बी ये बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है, सी ये महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है, अथवा ऑप्शन डी हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें रोगी के खून में थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, यानी हल्का सा भी चोट लग गया तो खून ज्यादा बहता है, रुकता ही नहीं है। ये बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। वैसे तो हीमोफीलिया किसी भी लिंग को हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर पुरुषों को प्रभावित करता है। इसका कारण यह है कि पुरुषों के पास एक्स गुणसूत्र पर स्थित किसी भी जीन की केवल एक प्रति होती है, इसीलिए वे उस जीन को होने वाली क्षति की भरपाई एक अतिरिक्त प्रति के साथ नहीं कर सकते, जबकि महिलाएं ऐसा कर पाती हैं। इसीलिए विमेन में ये बीमारी कम देखी जाती है। हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हर साल इसकी एक थीम भी रखी जाती है। इस साल यानी साल 2023 के लिए इसकी थीम है सभी के लिए पहुंच, देखभाल के लिए वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की रोकथाम। लेते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, बी मध्य प्रदेश की रिया बघेल, सी दिल्ली की श्रेया पूजा, अथवा ऑप्शन डी मणिपुर की थौना ओजम स्ट्रेला लुआंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी नंदिनी गुप्ता को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता घोषित किया गया। इस सौंदर्य प्रतियोगिता की पहली रनर अप दिल्ली की श्रेया पूजा, जबकि वहीं दूसरी उप विजेता मणिपुर की थौना ओजम स्ट्रेला लुआंग बनी। अब नंदिनी गुप्ता संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 71वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस बार फेमिना मिस इंडिया का ये 59वां संस्करण है। इसे इंडोर स्टेडियम इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया था। फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट के जरिए हर साल मिस वर्ल्ड जैसे इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दावेदारों का चयन किया जाता है। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में मिशन 50K EV4 ECO सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए ये मरबर्ग वायरस रोग का टीकाकरण कार्यक्रम है, बी अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए एक पहल है, ये उस पहल का नाम है ये, सी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा चलाया गया एक मिशन है ये, अथवा ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से संबंधित है ये मिशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। सिडबी ने हाल ही में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन 50K EV4 ECO का पायलट संस्करण लॉन्च किया। इसके जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्ज यानी लोन के जरिए 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लेते हैं आज के MCQs प्रोग्राम का अंतिम प्रश्न यानी 5th क्वेश्चन। उत्तर मेरूर शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है उत्तर मेरूर शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट ये पल्लव और चोल शासन के दौरान निर्मित ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ मौजूद परांतक प्रथम शिलालेख में शहर नियोजन के बारे में बताया गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल 2, बी
केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी पहला वाला और दूसरा वाला तो सही है, लेकिन तीसरा वाले में कुछ गलती है। क्या गलती है, इसके लिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक भाषण में तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित उत्तर मेरूर शिलालेख का जिक्र किया। कांचीपुरम में स्थित उत्तर मेरूर में कई ऐतिहासिक शिलालेख मौजूद हैं। ये पल्लव और चोल शासन के दौरान निर्मित अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद सबसे प्रसिद्ध शिलालेख परांतक प्रथम, जो कि प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर है। इसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। इस शिलालेख में गांव के स्वशासन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। परांतक प्रथम का शासनकाल 907 से 953 ईस्वी माना जाता है। साल 2023 का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ओरियन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चेक गणराज्य, बी डेनमार्क, सी जर्मनी अथवा ऑप्शन डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी फ्रांस। व्याख्या देख लेते हैं। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ओरियन बीते 17 अप्रैल से फ्रांस के माउंट डे मार्सन एयरबेस पर शुरू हो गया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहला अवसर है जब राफेल लड़ाकू विमान देश से बाहर किसी युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास में अन्य देशों की वायुसेना के सर्वोत्तम अभ्यास को आत्मसात करके भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन और भी समृद्ध होगा। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु के अलावा इस युद्धाभ्यास में जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास आगामी 5 मई तक चलने वाला है। लेते हैं दूसरा सवाल। हाल ही में सुर्खियों में रहे पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश अथवा ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी अरुणाचल प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पक्के टाइगर रिजर्व से कुछ शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास बार्किंग डियर के शव यानी डेड बॉडीज पाए गए हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, जिसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ बिग कैट फैमिली की 3 बड़ी प्रजातियां बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ पाई जाती हैं। गौरतलब है कि बार्किंग हिरण को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति माना जाता है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश अथवा ऑप्शन डी तिब्बत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी नेपाल। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है। अभी खबर आई है कि भारत के एक होनहार पर्वतारोही अनुराग मालू माउंट अन्नपूर्णा से लापता हो गए हैं। मालू REX कर्मवीर चक्र से सम्मानित हो चुके हैं और उनको भारत से 2041 तक अंटार्कटिक यूथ एम्बेसडर बनाया गया था। लेते हैं चौथा प्रश्न। अरनमुला कन्नड़ी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, ये एक तरह का दर्पण होता है जो तमिलनाडु के एक छोटे से शहर अरनमुला में बनता है। दूसरा, ये दर्पण शीशे के बजाय धातु से बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 2, सी केवल 1 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अरनमुला कन्नड़ी यानी अरनमुला का दर्पण, कन्नड़ी यानी दर्पण, केरल के एक छोटे से शहर अरनमुला में बना एक हस्त निर्मित धातु मिश्रित धातु दर्पण है। ये केरल का ऐसा पहला उत्पाद है जिसे 2005 में GI टैग मिला था। खास बात यह है कि कन्नड़ी शीशे के बजाय धातु से बनाए जाते हैं और इसके बनने की प्रक्रिया पीढ़ियों से चले आ रही पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। साथ ही जहां शीशे के दर्पण में प्रतिबिंब उसकी भीतरी सतह पर किए गए पारे के लेप के कारण बनता है, वहीं धातु के इन आयनों में छवि यानी इमेज मुख्य सतह पर ही बन जाती है। शीशे वाले दर्पण की भीतरी सतह की गहराई में अंतर होने से छवि में अंतर आ जाता है। ये स्थिति अराणमुला कन्नाडी के साथ नहीं होती है, नहीं पेश आती है। यही कारण है कि देश विदेश में इन दर्पणों की काफी मांग है। बहरहाल वर्तमान में केरल के बाढ़ के बाद इन कारीगरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, ये आर्थिक रूप से काफी परेशान चल रहे हैं।
लेते हैं पांचवा प्रश्न। मुंबई का वाशी कोर्ट अभी सुर्खियों में है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, नवी मुंबई का वाशी कोर्ट देश का दूसरा डिजिटल अदालत बन चुका है। बी, डिजिटल अदालत बनने से अदालतों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। सी, इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। अथवा ऑप्शन डी, न्यायालय शुल्क या अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए अब यहां कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ए में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। पूरे देश को डिजिटलीकरण करने का प्रयास निरंतर चल रहा है। इसी क्रम में नवी मुंबई का वाशी कोर्ट देश की पहली ऐसी अदालत बन चुका है जहां सभी कार्य अब डिजिटल होंगे। इस पहल से अदालतों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। व्यक्ति बड़ी आसानी से अपना केस ई फाइल कर सकेगा। साथ ही कोर्ट संबंधित अन्य कामों जैसे न्यायालय शुल्क या अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए अब कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। व्यक्ति बड़ी आसानी से विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने मामले के केस का स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे। डिजिटल अदालत होने से जाहिर है पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और लंबित विवादों को जल्दी और कुशलता से निपटाने में मदद मिलेगी। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 19 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 14 अप्रैल अथवा ऑप्शन डी 21 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य यकृत यानी लीवर से संबंधित समस्याओं और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि लीवर बहुत ही जटिल अंग होता है जो मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी और पाचन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। WHO के मुताबिक यकृत से संबंधित बीमारियां भारत में मृत्यु का 10वां सबसे सामान्य कारण बन रही हैं। विश्व यकृत दिवस 2023 की थीम है सतर्क रहें, नियमित रूप से यकृत की जांच कराएं, मोटे यकृत से किसी को भी नुकसान हो सकता है यानी फैटी लीवर। लेते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार वाटर बजट का कॉन्सेप्ट अपनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी केरल अथवा ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये केरल है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 15 ब्लॉक पंचायतों और 94 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए राज्य में जल बजट के कॉन्सेप्ट को लागू किया है। इस तरह देश में जल बजट लाने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। इस बजट से अब न केवल पानी जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल होगा, बल्कि इसके अपव्यय यानी नुकसान पर भी रोक लग सकेगा। दरअसल केरल के कई ऐसे इलाके हैं जहां हर वर्ष गर्मी के दौरान पानी का संकट खड़ा हो जाता है। हालांकि राज्य में नदियों, झीलों, तालाबों और जलधाराओं की कमी नहीं है, न ही मानसून के दौरान कम बारिश होती है, पर फिर भी पानी की बर्बादी के चलते यहाँ पानी की कमी हो जाती है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, ये मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर संचालित किया जाएगा। दूसरा, इस मिशन को दिशा निर्देश देने के लिए गवर्निंग बॉडी यानी मिशन सचिवालय भी बनाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 6003 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत संचालित होने वाले इस मिशन को दिशा निर्देश देने के लिए एक गवर्निंग बॉडी यानी मिशन सचिवालय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न संस्थानों में 4 विषयगत केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस मिशन के जरिए संचार, स्वास्थ्य, फार्मा, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा, रक्षा और डेटा सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ये मिशन सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में हाई सेंसिटिविटी मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा और डिजिटल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न, यानी 5th क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, सी विश्व बैंक अथवा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। व्याख्या देख लेते हैं।
UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1.4286 बिलियन हो चुकी है, जबकि चीन की 1.4257 बिलियन है, जो 2.9 मिलियन का अंतर है। यानी भारत की जनसंख्या चीन से 29 लाख ज्यादा हो चुकी है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। यानी अब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। चीन को भारत ने पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। यानी जनसंख्या अब भी बढ़ रही है भारत की, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो डाउन हुई है पहले से। भारत में आबादी बढ़ने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत घट रही है। दूसरा, नवजात मृत्यु दर में कमी, यानी 28 दिन की उम्र तक के बच्चों की मौत में कमी आ रही है। और तीसरा, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कम होना, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या में कमी आई है। हाल ही में सुर्खियों में रहे हक्की पिक्की समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट, हक्की पिक्की एक अर्ध खानाबदोश शिकारी जनजाति है। दूसरा, हक्की पिक्की में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए, इनमें से कोई नहीं, बी, केवल एक, सी, एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी, केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीका में एक देश है सूडान। अक्सर वो हिंसक संघर्ष के लिए चर्चा में बना रहता है। पिछले कई दिनों से इस देश के सुरक्षा बल आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वहाँ के हालात ठीक नहीं है। सैकड़ों की संख्या में भारतीय फंसे हुए, इसी में से एक हक्की पिक्की समुदाय भी वहाँ पर फंसा हुआ है। हक्की पिक्की एक अर्ध खानाबदोश शिकारी जनजाति है जो कर्नाटक में विशेषकर जंगली इलाकों में वन क्षेत्रों में रहती है। कन्नड़ में हक्की का अर्थ पक्षी और पिक्की का अर्थ पकड़ने वाला होता है। ये जनजाति क्रॉस कजिन विवाह को प्राथमिकता देती है। हक्की पिक्की मातृसत्तात्मक समाज है और इसमें बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। भारत सरकार अब इस समुदाय के लोगों को जो सूडान में फंसे हुए उनको बचाने के लिए प्रयास कर रही है। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, 19 अप्रैल, बी, 20 अप्रैल, सी, 14 अप्रैल, अथवा ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 21 अप्रैल। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 21 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये देश के तमाम सरकारी विभागों में लगे सभी अधिकारियों की सराहना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। वहां पर उन्होंने बेसिकली भाषण दिया था। जो ट्रेनी ऑफिसर्स थे वहां उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम बताया था। इस साल यानी साल 2023 के लिए इस दिवस की थीम है विकसित भारत, नागरिक को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना है। लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, भारतीय स्कीमर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, ये एक पक्षी होते हैं जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मुहानों पर पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, IUCN रेड लिस्ट में इनकी स्थिति संकटग्रस्त है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय स्कीमर को इंडियन सीजर्स बिल भी कहा जाता है। ये भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मुहानों पर पाए जाते हैं जो सर्दियों में विशाल क्षेत्रों में फैल जाते हैं। इस प्रजाति को मध्य भारत में चंबल नदी के पास, ओडिशा के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। इनके आवास का यानी हैबिटाट का नष्ट होना, नदी के नज़दीक बेतहाशा हस्तक्षेप से नदी तंत्र में व्यवधान के कारण इन्हें काफ़ी खतरा हो रहा है। IUCN रेड लिस्ट में इनकी स्थिति संकटग्रस्त है। हाल ही में सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार भारतीय स्कीमर्स का प्रजनन देखा गया है, जो खुशी की बात है। लेते हैं चौथा प्रश्न, हाल ही में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए, राजस्थान, बी, नई दिल्ली, सी, केरल, अथवा ऑप्शन डी, मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी नई दिल्ली। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 20 और 21 अप्रैल को इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन है। ये बौद्ध और सार्वभौमिक चिंताओं के मामलों में वैश्विक बौद्ध धम्म नेतृत्व तथा विद्वानों को शामिल करने
और उनके द्वारा सामूहिक रूप से समस्याओं के हल प्राप्त करने के लिए नीतिगत सहयोग के साथ आने की एक कोशिश है, प्रयास है। इस वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में दुनिया के 30 से अधिक देशों के लगभग 170 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 23 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 14 अप्रैल अथवा ऑप्शन डी 21 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 23 अप्रैल। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन किया जाता है। पहला विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था। किताबी दुनिया में कॉपीराइट एक अहम मुद्दा है, इसलिए विश्व पुस्तक दिवस पर इस मुद्दे पर भी जोर दिया जाता है। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम है स्वदेशी भाषाएं यानी इंडिजिनस लैंग्वेजेस। हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रतन टाटा, बी नरेंद्र मोदी, सी सचिन तेंदुलकर अथवा ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रतन टाटा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को कारोबार जगत में उनके काम और उनकी परोपकारिता के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत 14 फरवरी 1975 को रानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा किया गया था। आमतौर पर यह पुरस्कार ऐसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को दिया जाता है जो अपने काम से ऑस्ट्रेलिया या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक बदलाव करते हैं। हालांकि कभी कभी यह पुरस्कार उन लोगों को भी दिया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं हैं। ऑर्डर के कई समूह हैं। सम्मानित व्यक्ति इन समूहों में से किसी एक में शामिल हो जाता है। इन समूहों के नाम इस प्रकार हैं: नाइट और डैम, दूसरा है कॉम्पेनियन, तीसरा है ऑफिसर, चौथा है मेंबर और पांचवा है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेते हैं दूसरा प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 19 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 14 अप्रैल अथवा ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 22 अप्रैल। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया भर के देश हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। साथ ही विश्व पृथ्वी दिवस का ये 53वां आयोजन होगा, संस्करण होगा बेसिकली। लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, मलखंभ खेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट असत्य है यानी गलत कथन आइडेंटिफाई करना है? पहला, भारत में इस खेल की शुरुआत 12वीं सदी में महाराष्ट्र में हुई थी। दूसरा, ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल भी है। तीसरा, यह अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा नहीं बन पाया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल तीसरा वाला स्टेटमेंट वो गलत है। पहला वाला दूसरा वाला सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मलखंभ या मल्लखंभ दो शब्दों मल्ल और खंभ से मिलकर बना है। मल्ल का अर्थ होता है पहलवान या बलवान और खंभ का मतलब है खंभा। ये भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे या रस्सी के ऊपर नाना प्रकार के करतब दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल के 3 स्वरूप प्रचलित हैं: फिक्स्ड अथवा स्थायी मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ और शेप मलखंभ। बताया जाता है कि भारत में इस खेल की शुरुआत 12वीं सदी में महाराष्ट्र में हुई थी। इस खेल को लोकप्रिय बनाने में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अहम भूमिका निभाई थी। दादा बालमधर देवधर मलखंभ के गुरु माने जाते हैं। साल 2013 में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया था। मध्य प्रदेश सरकार इस खेल से संबंधित प्रभाष जोशी पुरस्कार भी प्रदान करती है। आपको बता दें कि यह खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बन चुका है। अभी लखनऊ में एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉलेज है जहां यह फैसला लिया गया है कि अब मलखंभ की भी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण वहां पर दिया जाएगा। लेते हैं चौथा प्रश्न, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? पहला है डेंगू, दूसरा पीत ज्वर, तीसरा चिकनगुनिया अथवा चौथा है मलेरिया। आपके ऑप्शन हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 4 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल चौथा वाला, यानी मलेरिया ऐसा है जो एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, बाकी किसी और मच्छर के काटने से होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है, जबकि एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आपको बता दें कि भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में
मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का एक आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि साल 2030 तक मलेरिया को कैसे समाप्त किया जाए, इस दिशा में कार्रवाई को कैसे और गतिशील बनाया जाए, इस पर विचार करना है। लेते हैं आज के इस एमसीक्यूज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए राधा विनोद पाल, बी शंकरन नायर चित्तूर, सी अनंत शास्त्री डोंगरे अथवा ऑप्शन डी महाराजा बलवंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी शंकरन नायर चित्तूर। व्याख्या देख लेते हैं। सी शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद एवं राजनेता थे। ये साल 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साल 1919 में जब जलियांवाला नरसंहार हुआ था तो उस वक्त ये वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसकी वजह से शंकरन को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया इसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 24 अप्रैल 1934 को शंकरन नायर का निधन हो गया था, यानी आज ही के दिन, आज इनकी पुण्यतिथि है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 19 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 24 अप्रैल अथवा ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 25 अप्रैल। व्याख्या देख लेते हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस है। यह दिवस मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लगातार निवेश और लगातार राजनीतिक प्रतिबद्धता की जरूरत को दर्शाता है। ये ऐसा मौका है। वर्ष 2007 में WHO के सदस्य देशों ने विश्व मलेरिया दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। इस साल इस दिवस की थीम है मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। यहाँ आपको बता दें कि मलेरिया परजीवियों से होने वाली एक बीमारी है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। मलेरिया के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द और अन्य फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। 100 फूड स्ट्रीट पहल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, इस अनूठी पहल को नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और FSSAI द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। आपका दूसरा स्टेटमेंट है, इस पहल के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रत्येक जिले को यानी ऐसे जिले जहां पर यह पहल चलाया जाएगा, जहां यह पहल लागू किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान करने के मकसद से देश के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट यानी पारंपरिक खान पान की गलियां विकसित की जाएंगी। साफ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ये पायलट परियोजना के तौर पर यह अनूठी पहल की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सहयोग से राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को रिक्वेस्ट किया है, एक लेटर लिखा है। इस अनूठी पहल को नेशनल हेल्थ मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग और FSSAI के तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि इस योजना से सही खाओ अभियान और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल को पूरा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रत्येक जिले को यानी जहां ये लागू किया जाएगा उसको 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रयाग नामक एक मंच की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? एक डिजिटल मंच है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए जल शक्ति मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी पंचायती राज मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी जल शक्ति मंत्रालय। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने प्रयाग नामक एक मंच की शुरुआत की है। यह यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के रियल टाइम विश्लेषण के लिए है। प्रयाग विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए परियोजनाओं, नदी जल गुणवत्ता आदि की योजना और निगरानी के लिए एक रियल टाइम निगरानी केंद्र है। इसमें गंगा तरंग पोर्टल, ऑनलाइन ड्रोन डेटा के जरिए जाजमऊ संयंत्र, PMT उपकरण डैशबोर्ड, गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली आदि शामिल हैं। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। गंगा पुष्करालु नामक उत्सव भारत में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पूर्वोत्तर राज्य, बी दक्षिण भारत, सी जम्मू कश्मीर अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। तो व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में हर 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार जिसका नाम है गंगा पुष्करालु इस साल 22 अप्रैल से 3 मई तक मनाया जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक पुष्कर नाम के एक भक्त ने भगवान शिव द्वारा पवित्र नदियों को शुद्ध करने की एक शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद पुष्कर ने 12 पवित्र नदियों में प्रवेश करने का फैसला लिया। इन नदियों में गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता नदियां शामिल हैं। बता दें कि गंगा पुष्कराल त्योहार के दौरान लोग खुद को पापों से मुक्त करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाते हैं। लेते हैं आज के इस एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। इनियोकस 23 युद्धाभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है अथवा हैं? पहला स्टेटमेंट, ये भारत तथा जापान के बीच एक हवाई युद्धाभ्यास है। दूसरा, इसका उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामंजस्य और अंतर संचालनीयता क्षमता यानी इंटरऑपरेबिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाना है। आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनियोकस 23 ग्रीक वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है, यानी इसमें भारत और जापान नहीं बल्कि कई देश शामिल हैं। इस साल इसका आयोजन 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स इसके तीसरे युद्धाभ्यास में भाग ले रही है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामंजस्य तथा अंतर संचालनीय क्षमता को बढ़ावा देना है। हाल ही में कहां देश में पहली बार वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोरखपुर, बी कोच्चि, सी अहमदाबाद अथवा ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये कोच्चि है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में देश के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। कोच्चि और आसपास के 10 द्वीपों के बीच चलने वाली इस वाटर मेट्रो का पहला रूट 26 अप्रैल 2023 से सुबह 7 बजे शुरू हुई। दरअसल परंपरागत मेट्रो के संचालन में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इस खास मेट्रो को लाया गया है। ये एक तरह से वाटर बोर्ड जैसा होगा जिसके अंदर मेट्रो ट्रेन जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत करीब 1137 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी फंडिंग केरल सरकार ने जर्मनी की KfW बैंक के साथ मिलकर यानी संयुक्त रूप से की है। इस परियोजना में 78 इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो और 38 टर्मिनल बनाए जाएंगे। लेते हैं दूसरा प्रश्न। विकासवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दूसरा, इस सिद्धांत के मुताबिक प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। व्याख्या देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। इसके मुताबिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की विवशता प्रजाति विविधता को जन्म देती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात हो रही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने 1859 में प्रकाशित हुई किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया था। डार्विन को इसीलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। दरअसल ऐसी खबर है कि NCERT ने विकासवाद के इस सिद्धांत को 9वीं और 10वीं के साइंस की किताब से सिलेबस से हटाने का फैसला लिया है, जिसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इस पर आपत्ति जताई है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं। एक तरफ अभियान का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उस अभियान का उद्देश्य। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑपरेशन कावेरी, इसका उद्देश्य सूडान से फंसे भारतीयों को वापस लाना। बी ऑपरेशन गंगा, इसका उद्देश्य है भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में बचाव एवं राहत सामग्री भेजना। सी ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका उद्देश्य है रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच फंसे भारतीय छात्रों को निकालना, वहां से इवैक्यूएट करना और उन्हें भारत वापस लाना। अथवा ऑप्शन डी ऑपरेशन दोस्त, इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में तालिबानी हमले के समय वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ए में जो सुमेलन है वो सही करेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। संघर्षग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। दरअसल सूडान में गृह युद्ध की वजह से हमारे कई लोग वहां फंस गए हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षित लाने के लिए ये
ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। गौरतलब है कि रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में बचाव एवं राहत सामग्री भेजने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार देश के जल निकायों की गणना रिपोर्ट जारी की। उसके मुताबिक किस राज्य में सबसे अधिक जल निकाय पाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी मध्य प्रदेश अथवा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी पश्चिम बंगाल। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार देश के जल निकायों की गणना रिपोर्ट जारी की। ये गणना भारत में जल स्रोतों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गणना में देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे अधिक यानी 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 जल निकाय हैं। यहाँ पर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सिप्री यानी SIPRI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में देशों का सही क्रम क्या है? ये अधिक से कम की ओर क्रम आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए सबसे पहले आता है चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत। ऑप्शन बी सबसे पहले चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद अमेरिका और सबसे कम भारत। ऑप्शन सी सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस और उसके बाद भारत। अथवा ऑप्शन डी सबसे ज्यादा रूस, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन और फिर भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सबसे ज्यादा सैन्य खर्च अमेरिका कर रहा है, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस और उसके बाद भारत, यानी भारत चौथे नंबर पर है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जारी स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। इस सैन्य बजट का लगभग 50% सैनिकों के वेतन और पेंशन पर, जबकि बाकी का 23% सेना के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद पर और चीन से जुड़ी भारतीय सीमाओं को मजबूत करने के लिए किया गया है। दुनिया में कुल सैन्य खर्च में अन्य देशों की हिस्सेदारी की बात करें तो 39% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका टॉप पर है, वहीं 13% खर्च के साथ चीन दूसरे नंबर पर, 3.9% के साथ रूस तीसरे नंबर पर, 3.6% खर्चे के साथ भारत चौथे नंबर पर और 3.3% खर्चे के साथ सऊदी अरब 5वें नंबर पर है।